गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया। आज से आपका बिल्कुल शुरुआत से ही हम अपनी 12th क्लास की गणित को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या? आपका क्या आव्यूह या मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम अपनी शुरुआत, अब किसी के मन में ये कि सर पहला पार्ट का है नहीं, पहला पार्ट इसीलिए नहीं क्योंकि भैया पहली बार में ऐसी चीजें नहीं पढ़ना है जिससे अपन को पढ़ते ही साथ दिमाग में वो बन जा रहे, जा तो बहुत खतरनाक। इसीलिए हम शुरुआत वहां से करने जा रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में क्या आए, बहुत मजा आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, अपने इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह है तो इसे हम क्या हर तरीके से बिल्कुल जितना डिटेल हो सकेगा हम उसे पढ़ेंगे, जिससे आपको ना कोई समस्या होगी ना ही परेशानी। इससे पहले आपको हम फिर से एक बार अपने शेड्यूल के बारे में चर्चा कर दें कि हमारा शेड्यूल जो है अपनी 11th और 12th क्लासेस का, वो है क्या कि हम सुबह से अपना क्या बिल्कुल मॉर्निंग में फ्रेश मूड से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स। कितने बजे? सुबह 7 बजे से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपने 11th क्लास की मैथ्स, और क्या 11 अपने 7:45 से हम चालू करेंगे 12th क्लास की मैथ। तो जो भी आपके भाई बंधु मित्र ठीक है उन सभी से आप बोल सकते हैं कि भैया भैया यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, आप यहाँ पे हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई समस्या। ठीक है, तो चलिए आप अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपने देखिए प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस आपके लिए बहुत ही प्यारा सा हमने एक पेज तैयार किया है। अब इसी को आगे देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले चालू करते हैं आव्यूह। आव्यूह कहलाता क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। ठीक है, आव्यूह, आव्यूह के बारे में, आव्यूह जो है वास्तविक, रियल, ठीक है, मिश्रित या कॉम्प्लेक्स और संख्याओं के समुच्चयों में से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों को प्रतीक तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने प्राप्त आयताकार सारणी आव्यूह कहलाता। देखिए हमने तो ये पढ़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं इससे, ना आपको परिभाषा लिखने आने वाली है, परेशान ना हो। हम तो आव्यूह के बारे में आपको ये बता रहे हैं क्या कि आव्यूह जो है आपकी वो चीज कहलाएगी, कौन सी चीज, जिसमें आपको क्या बताना है कि आपके बहुत सारी चीजें हैं, उनका संग्रह आप किस तरीके से करेंगे। तो उनका संग्रह, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास 15 किताबें हैं। ठीक है, क्या है? 15 किताबें हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे आपको लिया क्या, किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन चीजों का क्या ले लेंगे अपन, संग्रह करना है। ठीक है, उन चीजों का आपको क्या करना है, संग्रह करना है। तो बस आपको क्या करना है, उसको अपन क्या कोई भी एक उदाहरण ले लेंगे। हम ए बराबर हमने लिया, और उससे हमने क्या एक जो अपना ब्रैकेट है उसमें हमने क्या कर दिया, लिख दिया। हमने उसे लिख दिया, तो 15 हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको उदाहरण को लिख दिया। तो बस, और जैसे अगला उदाहरण हमने बोल दिया क्या कि हमारे पास 15 बुक है और 6 पेन है। ठीक है, तो उसे हम क्या लिख देंगे, ए बराबर लेंगे और 15 और 6, ये आपने क्या पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिख दिया। ठीक है, और यदि इसी तरीके से आप बोले और कैसे, तो हमने बोला कि हमारे पास कई व्यक्ति हैं जिनके पास 15 किताबें 6 पेन, और दूसरे व्यक्ति के पास 14 किताबें और 7 पेन है, तो उसे हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया बी बराबर, एक था 15 किताबें 6 पेन, दूसरे के पास 14 किताबें और 7 पेन। तो ये है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय का निर्माण हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इनको तो हम सिंपल तरीके से हल कर सकते थे। तो कई चीजें ऐसी आएंगी जिनको आपको हल करना संभव नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, हल करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उन विधियों को, जैसे कि आपने समीकरण को हल करना से सीखा होगा, 10th क्लास का याद आ जाए, 2 चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना आपने सीखा है। हाँ भैया सीखा, विलोपन विधि आई याद, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि,
वज्र गुणनफल विधि बहुत अच्छी विधियां थी, इनसे आपने हल करना सीखा है। अब किसी ने क्या 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है। अब यहाँ पे आ जाती समस्या, कर करके परेशान हो जाओगे, ठीक है। और जहां हमने 2 से 3 समीकरण एक साथ दे दिए तो फिर तो वो और हल नहीं होंगे, फिर आप क्या करोगे। उसके लिए हमने बनाया है किसको, इसके लिए बनाया गया आव्यूह को। आव्यूह में आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं, जिससे ना कोई आपको दिक्कत होगी ना ही कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से हमने आव्यूह के बारे में बता दिया। तो अब यहाँ पे परिभाषा है वास्तविक, सम्मिश्रित या आपको कॉम्प्लेक्स संख्याओं के समुच्चयों में से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों को पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति क्या, तो पंक्ति क्या कहलाती है, लाइन। देखिए लाइन ऐसी होती है, मतलब सीधी सीधी रेखा में जो होगी वो क्या कहलाएगी, पंक्ति। और जो खड़ी रेखा में होगी वो क्या कहला जाएगा, आपका स्तंभ। स्तंभ कैसा होता है आपका, खड़ी रेखा में होता है, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभों के व्यवस्थित करने से प्राप्त आयताकार सारणी। देखिए आयताकार कैसी, ये देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये कैसा है, आयत के फॉर्म में है। तो आयताकार सारणी आपका क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती है। क्लियर है, आव्यूह क्या कहलाता है, एक आयताकार सारणी जिसके अंदर हम अपनी सभी प्रकार की वास्तविक और सम्मिश्रित, या क्या बोल सकते हैं, क्या वास्तविक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को अपन इकट्ठा करके क्या रख देते हैं, छोड़ देते हैं बिल्कुल आराम से, तो वो क्या कहलाएगी, सारणी। आपका क्या समुच्चय कहलाएगा। हम बिल्कुल आपको ये गारंटी देते हैं कि भैया समुच्चय एक इतना प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप यदि इसको लगातार व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं क्या, एक उदाहरण के थ्रू, कि आपको जो अपनी रोज है उनको किसके द्वारा डिनोट करना है और कॉलम है उनको किसके द्वारा डिनोट करना है। तो हमने आपको बताया जो लाइन से होती है वो क्या कहलाती है, रो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है 3 4 5 4, ठीक है। ये आपका है, ये किसके है, R1 लिखा है बाजू में, तो ये क्या हो गई आपकी पहली रो, ये आपकी रो हो गई। उसी तरीके से यहाँ से हमने 7 8 9 2, ये भी क्या होगी आपकी दूसरी रो। उसी तरीके से 3 2 और 1 7, ये हो गई आपकी तीसरी रो। तो R1 R2 और R3 ये आपकी हो गई रो के रूप में। किस रूप में हो गई, रो। रो मतलब क्या कि आपकी पंक्ति बन गई, ये हिंदी में अपन बोलेंगे पंक्ति, ठीक है। अब ये बोले कि सर इंग्लिश हिंदी नहीं, भैया गलत है, कुछ चीजें इंग्लिश में सीखते जाइए, कुछ चीजें इंग्लिश में। जहां आपको दिक्कत हो तो आप हमसे डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते जाइए, हम एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीजें हो जाएंगी अपनी दो, यहाँ पे आपका ये रो के रूप में आ गई, और ये क्या है आपका किस रूप में आ गई, आपकी रो के रूप में। अब यहाँ पे अपन देखते हैं स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए खड़ा, खड़े में कौन खड़े हैं यहाँ पे, 3 7 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना पहला स्तंभ। अगला स्तंभ क्या हो जाएगा अपना 4 8 2, ठीक है, दूसरा स्तंभ। तीसरा अगला स्तंभ क्या हो जाएगा आपका 5 9 1, ये हो जाएगा तीसरा स्तंभ। और चौथा स्तंभ क्या हो जाएगा आपका 4 2 7, ये आपके स्तंभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए खड़े हैं जो वो आपके क्या है, स्तंभ है, और जो आड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। तो रो को अपन किस द्वारा दर्शाएंगे, रो को अपन आर से दर्शाएंगे, और स्तंभों को मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, कॉलम को क्या दर्शाएंगे अपन, सी, ठीक है। और इसे हम डिनोट करने वाले हैं किसी भी अपने कैपिटल लेटर से ए बराबर, और इसे अपन किस रूप में लिख देंगे, एक जो अपन बड़ा कोष्टक बोलते हैं उसके अपन अंदर लिखेंगे, और उसमें अपन जमा इन सभी की संख्याओं को रो और पंक्ति के रूप में जमा देंगे, ठीक है, रो और पंक्ति के रूप में जमा देंगे। और जिससे आपको क्या आ जाएगा, आपका ये किसका निर्माण हो जाएगा, अपना किसका निर्माण हो जाएगा, आव्यूह का निर्माण हो जाएगा। तो ये एकदम इजी है, तो आपको इजी तरीके से ही सीखते चलना है, ठीक है। तो अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वन बाय वन अपन चीजें हल करते चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 2 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। चलिए अब हम अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए
उदाहरण में हमने यहाँ पे आपको कुछ समुच्चयों के क्या, अब समुच्चय बोल सकते हैं क्या, अपने समुच्चयों के संख्याओं को लेकर हमने आव्यूह के कुछ उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ देखिए, आपका देख सकते हैं संख्याओं का उदाहरण है। तो यहाँ पे 3 2 4 7, ये क्या है, क्या है ये, आव्यूह का उदाहरण। अब यहाँ पे देखिए चर और चर राशियों का संग्रह है, तो ये भी क्या है, एक आपका, ये भी आपका काय का उदाहरण है, हमारा एक अपने आव्यूह का उदाहरण है। अब देखिए एक सिंगल संख्या लिखी, हमने क्या लिखी, सिंगल संख्या लिखी, तो ये भी क्या है, आपका उदाहरण है आपका काय का, आव्यूह का। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक कोष्टक में बस 0 0 लाके भर दिए क्रम से। ठीक है, ऐसे नहीं लिखे कि ऐसा लिखा और दो संख्या 0 0 कहीं भी लिख दिए, ऐसा ऐसा कोई नहीं भैया। हमने क्या बोला कि वह संख्या जिसमें रो और कॉलम के साथ आपका क्या हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज अरेंज हो, कैसी हो, अरेंज हो, वो क्या कहला जाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका क्या, अपना समुच्चय। ठीक है, क्या कहला जाएगा, अपना समुच्चय। ठीक है, तो इसीलिए कुछ भी अपन नहीं बनाएंगे, जो अपना क्या दो और पंक्ति के फॉर्म में होगा वही अपना क्या कहला जाएगा, समुच्चय। ठीक है, अब आगे हमने थोड़ी सी चर्चा की, क्या नीचे दिया गया, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको किसी का नाम देना है, तो नाम आप क्या दोगे, कैपिटल लेटर में। हमने माना बी बराबर या ए बराबर हमने यहाँ पे कोई समुच्चय ले लिया, तो यहाँ पे हमने ले लिया जैसे कि 2 3 5, अगला ले लिया 7 2 3, ये आपने क्या किस रूप में ले लिया कि जब भी आप कोई समुच्चय क्या, जब भी आप कोई आव्यूह का नाम दोगे, क्या किस नाम में दोगे, आप कैपिटल लेटर में देने वाले हो। ठीक है, आव्यूह का नाम आप क्या किस नाम में देने वाले हो, कैपिटल लेटर में हमेशा। ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं दोगे। यदि आपने ऐसा कर दिया स्मॉल ए बराबर, तो भैया ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि इनको तो अपन अवयव के रूप में अपन किसके अंदर रख दोगे, अपने आव्यूह के रूप में रख दोगे, इसलिए स्मॉल लेटर आप नहीं लिखोगे, केवल किस रूप में दोगे, आप कैपिटल लेटर्स के रूप में देने वाले हैं। क्लियर, यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण देखे हैं। यहाँ पे एक आपका क्या है, 3/2 का, यहाँ पे 2/3 का आव्यूह है, 2/3, अभी ये क्या बोल दिया हमने, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम आगे बढ़ेंगे। और ये है अपना 2/2 का एक आव्यूह है। ठीक है, तो अभी आपने सीख लिया आव्यूह होते कैसे हैं, इस तरीके से। ठीक है, और आपने यहाँ पे उनको किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो अपन हम उसके कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, हेलो। चलिए आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ जुड़ते रहिए जितना हो सके, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को भी, जिससे आपका तो भला हो ही, साथ में आपके जो दोस्त यार हैं जो कहीं जाके पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको भी हमारी इन वीडियोस का और इन क्लासेस का बिल्कुल लाइव और बहुत ही अच्छा फायदा मिल पाए। ठीक है, लगातार जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम सीखने वाले हैं आव्यूह की कोटि। कोटि क्या कहलाती भैया, जो पहनते हैं वो वाली कोटि नहीं, यहाँ पे आव्यूह की कोटि, मतलब अपन इसको क्या कि आव्यूह में होता क्या है उसको अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आव्यूह है किस तरीके से, आपको उसको बताना है। ठीक है, तो कैसे, देखिए ये भी बहुत सरल है, आपको खालिस्तान सही जोड़ी और विकल्पों में आपको इसी चीज की क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आव्यूह की कोटि बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आव्यूह की कोटि बताने के लिए आप पंक्तियों की संख्या देख लो कितनी है, ठीक है, और स्तंभों की संख्या देख लो कितनी है, दोनों का क्या कर देना, गुणा में लिख देना, गुणा मत करना, क्या करना है, आप गुणा में लिख देना है, मात्र क्या करना है, गुणा में लिख देना है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, कोटि बन जाएगी। अब किसी की गुणा क्यों नहीं कर रहे भैया, तरीका बताना कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, तो उसे आप गुणा में लिखोगे ही ना, 12, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अभी आपको हम उसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक उदाहरण ले रखा है जिसमें आपने देखा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले इसे हम और अच्छा प्रॉपर तरीका करते हैं। हमने बोला था कि अपने आव्यूह को हम कैपिटल लेटर, तो हम इसे एक नाम दे देते हैं, कौन सा नाम, कैपिटल लेटर में हम ए बराबर लिखते हैं। क्या बराबर लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं। ठीक है, ए बराबर, तो ए बराबर, अब आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो हमारा आव्यूह है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो हमने देखा कि यहां से गए हम ये गए, ठीक है, एक पंक्ति हो गई, ये हो गया R1,
फिर अगली पंक्ति हो गई, ये हो गई R2 और ये हो गई अपनी R3। तो कितनी पंक्तियां मिली हमें? 3 पंक्तियां। कितनी मिली? 3। तो हमने लिख दिया भैया पंक्तियों की संख्या है 3। क्या है पंक्तियों की संख्या? 3। ठीक है, और फिर और आगे गए, हम नीचे गए, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपका C1, C2, C3 और C4। यहाँ पे हमने खड़े इस रूप में देखा तो खड़ी कितनी पंक्ति, खड़ी कितने कॉलम है? तो आपने देखा 4। तो यहाँ पे हमें स्तंभों की संख्या कितनी पता चल गई? 4। तो आपको यहाँ पे फिर आपने कोटि बनाई, क्या हुई? कोटि का मतलब हो गया कि 3/4। ठीक है, तो 3/4 मतलब आपकी क्या रो कितनी है? 3 है, और कोटि कितने आपकी स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इस तरीके से हमने पिछली बार जो बोला था आपसे, यहाँ पे हमने बोला था कि ये आपका 2/3 का अवयव है। तो इस तरीके से ये 2/3 का था। क्या इसमें 2 क्या थी? रो थी, और 3 क्या थे? कॉलम थे। इसीलिए ये क्या बन गया था? 2/3 का। और ये था अपना 2/2 का। तो ये है। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसी में। क्या बढ़ते हैं कि अब हमने बताया था कि अपन इसका गुणा क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन गुणा करने का कारण भी हो सकता है आगे हम और बताएं, नहीं तो हम अभी बता देते हैं, आगे अपन क्लैरिफाई और क्लियर कर देंगे। कैसा? कि यदि आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए? कि आपसे बोला जाए कि भैया यदि इसको आप 12 लिख दोगे तो ये क्या आएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या? अवयवों की संख्या। क्या आने वाली है? अवयवों की संख्या। की हमारे अवयव में कितने अवयव है, मतलब उसके अंदर कितने मेंबर घुसे हुए हैं। ठीक है, तो कितने बैठे हैं आपको, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे 4-4 करके हमारे पास 3 लाइनें हैं, तो कितनी? 4 3 12। तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा? ये 12 यदि आप निकाल दोगे तो ये क्या है? अवयवों की संख्या। और ये आपकी क्या दिखाई जा रही है? आपको कोटि दिखाई जा रही है। कोटि में आप क्या डिस्क्राइब करोगे कि उसमें कितनी रोज है, कितनी कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपका क्या कोटि हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब क्या निकालना सीख लिया? कोटि निकालना सीख लिया है। ठीक है, कोटि से आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी क्या रोज है, कितनी कॉलम है। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब देखिए हमने बोला था आपको, क्या बोला था हमने कि यहाँ पे आपको यहाँ पे हम आपको हर चीज सिखाएंगे। तो हमने अवयवों की संख्या ज्ञात करना सिखाया। अभी हमने बिना बोले ही आपको सिखा दिया तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। हमने देखा एक उदाहरण लिया है यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। तो हमने सबसे पहले इसकी कोटि के बारे में सोचा। कोटि क्या हो जाएगी? तो आपको तुरंत देखते ही कोटि बता देना है। इस तरीके से देखिए, रो कितनी है? ये आपकी आड़े में क्या कहलाएंगी? रो। तो रो कितनी है आपकी? 2 है। 2 है आपकी रो। और आपके कॉलम कितने हैं? कॉलम है आपके 3। कितने हैं कॉलम? 3। तो आपकी कोटि फटाफट 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। 2 गुणा 3 आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई क्या? आपने कोटि हो गई। ठीक है, कोटि के बाद अब आपसे पूछा गया अवयवों की संख्या। तो हमने बताया था इन दोनों का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो अवयव मतलब उसके अंदर उपस्थित मेंबर, क्या कहलाएंगे? मेंबर। तो आपको कुल मेंबर गिन लेना है तो भी आप बता सकते हो अवयव, नहीं तो अपनी जो कोटि है उसका आपस में गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है ये मेंबर है। ठीक है, अब अपन अगले पे आते हैं। महत्वपूर्ण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? ये है आपका अवयव का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप कैसा? कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे अपन पढ़ते थे वर्ग समीकरण का व्यापक समीकरण, ax² + bx + c = 0। आया याद? भैया पढ़े हैं अपन ने, 10वीं पास होके आए ना। ठीक है, हाँ भैया, हम ये नहीं बोल रहे भैया जो 12वीं में उनने तो 10वीं के पेपर दिए थे, हमें याद है। तो इस बार उनने तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी। हाँ, जो इस साल 11वीं में है उनका है कि उनने भी पढ़ाई की होगी, पर अपन उसको प्रूफ नहीं बोल सकते कि उनने पेपर नहीं दिया हो सकता है, लेकिन हमने तो दिए हैं। आप तो बोल सकते हैं जो आप इस साल 12th क्लास में हैं। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं क्या कि अपने अवयव का व्यापक रूप। तो अभी तक हमने यहाँ पे आपको बताया क्या? अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकाल। कोई डाउट हो आप फटाफट हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस डाउट को तुरंत क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो भैया एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझते चलना है और बढ़ते चलना है। अब हम अपने व्यापक रूप को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जमाएंगे कि व्यापक रूप होता कैसा है। तो व्यापक रूप में हम जमाएंगे कैसा कि अब जितने अवयव है उसको किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे A11। ठीक है, तो अपनी जो गिनती है अपनी इस तरीके से हमारी यहाँ से चालू होगी,
आपने किस रूप में, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो किसको डिनोट करेगा, पंक्ति वाले को। ठीक है, तो A11, तो A11 से यहाँ से A12, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 1 के रूप में जाता जाएगा, कब तक, 1 से n तक जा रहा है, तो ये आपकी पहली पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये वाली अपनी क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये कब तक गई है, आपके n तक गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप, और आपने अब देखा तो इस तरीके से पहले 1 से स्टार्ट होके 1n तक गई है, तो ये हो गई पहली पंक्ति। ठीक है, पंक्ति हो गई है। उसी तरीके से दूसरी पंक्ति स्टार्ट करोगे, 2 1 2 2, ठीक है, इस तरीके से वो कहां तक जाएगा, n तक, 2n तक जाएगा, ये हो जाएगी दूसरी पंक्ति। इसी तरीके से m तक जाओगे आप, ठीक है, m तक जाओगे और mn तक, तो ये हो जाएगी आपकी तीसरी पंक्ति। इस तरीके से पंक्ति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और स्तंभ के पास आए तो खड़े में पहला स्तंभ, फिर आपका यहाँ पे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यहाँ पे ये आपका स्तंभों के बारे में हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो आपका हो जाएगा वो स्तंभ को डिनोट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला नंबर आपका पंक्ति को डिनोट करेगा, दूसरा नंबर आपका स्तंभ को डिनोट करने वाला है। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजी है, कंफर्टेबली समझते चलिए। खास है, आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको इजी तरीके से हल करते चलेंगे। अब हम चलते हैं आवयव के प्रकार के पास। किसके पास, आवयव के प्रकार। तो सबसे पहला आवयव होता है अपना स्तंभावयव। स्तंभावयव क्या होगा, जिसमें क्या होगा, केवल स्तंभ होगा। स्तंभ, अब क्या इसमें रो नहीं होगा, तो भैया रो होगी, पर वो आपको समझ में नहीं आएगी। रो होंगी तो आप देख सकते हैं स्तंभावयव, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। हर आवयव स्तंभावयव नहीं होता भैया। स्तंभावयव का एक सीधा कहानी ये है कि जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, तो आपका वो क्या कहलाया जाएगा, स्तंभ आवयव। तो हर चीज को बिल्कुल इजी और सरल तरीके से पढ़ते चलना है। तो केवल एक स्तंभ, अब जैसे उदाहरण आपको बल दिया गया आपने में से कौन सा एक स्तंभ आवयव है, तो आपको क्या बता देना है, जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें यदि आपसे पूछे स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, तो हाँ, और पंक्तियों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या क्या, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हो जाएंगी, पर स्तंभ कितना है, केवल एक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभ आवयव। तो स्तंभ आवयव का एग्जाम्पल समझ में आया आपको, जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुणा 1 आ गया ये आपका। ठीक है, तो 4 गुणा 1 क्या, 4 आपकी पंक्तियां हैं, तो पहला आपका क्या होता, पंक्ति, और दूसरा क्या होता है, स्तंभ। तो 4 गुणा 1, 4 आपकी पंक्तियां, स्तंभ कितना, 1। यहाँ पे 3 क्या है, पंक्तियां, स्तंभ कितना है, 1। इजी है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, पंक्ति आवयव। पंक्ति आवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इस बार फिक्स। यहाँ पे जब भी आपको किसी को पंक्ति बोलना है या स्तंभ बोलना है, तो आपको क्या तो बोलना है, यहाँ पे आपको ये बोलना है कि जब एक होगी तो एक, और केवल एक स्तंभ होगा तो स्तंभ आवयव, पंक्ति होगी तो पंक्ति आवयव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्तंभ आवयव, पंक्ति आवयव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पंक्ति आवयव भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल ईजी है। कितनी पंक्तियां हैं आपको, यहाँ पे एक ही पंक्ति है, और स्तंभ आपके कितने डिनोट कर रहा है, 3। उसी बार में आपने एक चर राशियों का एक आवयव बना दिया है, x y z और p। तो यहाँ पे कितनी है, 4 स्तंभ है और एक पंक्ति है, तो इसीलिए इसे आप क्या बोल सकते हैं, पंक्ति। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि केवल एक स्तंभ वाले को स्तंभ आवयव और केवल एक पंक्ति वाले को पंक्ति आवयव बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो पंक्ति को स्तंभ कर लो, स्तंभ को पंक्ति, तो बिल्कुल गलत। स्तंभ को स्तंभ बोलेंगे और पंक्ति वाले को पंक्ति ही बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फिर से क्या, कि वर्ग आवयव। अब वर्ग आवयव क्या कहलाएगा। ठीक है, तो भैया आरोही जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हर चीज समझ में आ रही है। फिर आकाश भैया को हाय एंड गुड मॉर्निंग। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, समझ में आता जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल बराबर तरीके से। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ भैया आपका टेंशन है। यदि कोई व्यक्ति हमारी क्लास को बाद में भी देखता है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी डाउट बने फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, सर ये समझ में नहीं आया। अभी खास हम समझाने वाली चीजें नहीं, अभी तो हम प्रकार अकेला बता रहे हैं, फिर भी आपका हमारा जो बीच का कनेक्शन है वो मजबूत होगा, तभी तो हमारी लाइफ का कनेक्शन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल बराबर तरीके से हर चीज को समझते चलना है और पढ़ते चलना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्गाव्यूह। तो सीधा उदाहरण है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी हो जाए, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो जाए, वो क्या हो जाएगा अपना वर्गाव्यूह। तो यहाँ पे देखिए जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा वर्गाव्यूह। तो आपने देखा यहाँ पे 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यहाँ पे देखिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये क्या है एक वर्गाव्यूह है। ठीक है, तो जब आपकी 2 पंक्ति और रो दोनों कैसी हो जाए बराबर, उनकी कोटि बिल्कुल बराबर अंकों की हो जाए, 2x2 3x2 3x3 4x4 1x1, ये क्या हो जाएगी आपकी वर्गाव्यूह के उदाहरण हो जाएंगे। एकदम सरल था, बस ये आपका आ जाएगा। अब अगला है विकर्णाव्यूह। ठीक है, जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह एक वर्गाव्यूह होता है। सबसे पहले प्रत्येक विकर्ण एक वर्गाव्यूह होता है क्या? प्रत्येक वर्गाव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है? नहीं भैया, प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। ये बात कंफर्म है। क्यों? उनने आखिरी में कंडीशन डाल दी, कौन सी? ये वाली, प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, तो अब बस आपको क्या देखना है, विकर्ण वाली वैल्यू देख लेना है। विकर्ण वाली यहां पे आपने देखा, ये देखिए विकर्ण बनता है इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये बनाया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आकृति बनाई हमने एक आयत, आयत में ये क्या हो गया उसका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विकर्ण। तो यही आपको देखना है। इसी तरीके से ये भी एक क्या है, एक विकर्ण है। तो बस इसी तरीके से आपको देख लेना है कि जो विकर्ण पे आप वो स्थित है वो आपके क्या हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण पे बस संख्या स्थित है तो वो आपका क्या हो जाएगा विकर्ण, और बाकी अन्य संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक उदाहरण हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने बोल दिया a बराबर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 2 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 0 0। तो ये भी आपका एक विकर्ण आव्यूह है। हाँ भैया है, क्योंकि ये देखिए ये भी एक क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। तो भैया इस तरीके से जो भी आपके विकर्ण पे आएंगी संख्याएं और बाकी सब जगह आएंगे क्या 0 0, तो वो क्या हो जाएगा अपना विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अब किसी के मन में ये आया कि सर ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, 3 0 2 और 2, सॉरी इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। उदाहरण जो हम समझाना चाहते हैं उसे देखिए, यहाँ पे देखिए 0 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 1 0 0। तो इस तरीके से भी कुछ भी थोड़ा सा अपन को लग रहा है सर ये विकर्ण बन रहा है, तो भैया नहीं, हमने यहाँ पे देखिए विकर्ण आपका कब बनेगा, जब आपका एक वर्ग आव्यूह, ये है आपका कैसा, आपको इसमें 3 पंक्तियां दिख रही हैं 2 स्तंभ दिख रहे हैं, तो ये क्या है 3x2 का आव्यूह। तो ये क्या सबसे पहले वर्ग आव्यूह है। तो किसी भी आपको एक छोटा सा सरल तरीका बता दे कि आपको चेक करना है कि यह एक विकर्ण आव्यूह है या नहीं, सबसे पहले चेक करो वह क्या सा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि वर्ग आव्यूह है तो बस आपको उसका विकर्ण देख लेना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए अगली क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रकार की ओर। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या कहलाता है, तो बिल्कुल सभी आव्यूह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, तीसरा हमने पढ़ा कौन सा वर्ग, और चौथा हमने पढ़ लिया विकर्ण। अगला है अदिश। अदिश आव्यूह भी एकदम सेम कैसा, विकर्ण आव्यूह जैसा। तो एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा और साथ में एक अदिश आव्यूह भी होगा। कैसे देखते हैं, क्या है देखना, एक पूरी एक सवाल परिभाषा एकदम सरल है। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, समान। किसके, विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो जाएंगे, समान, तो वो क्या कहला जाएगा आपका अदिश आव्यूह। तो आपने देखा यहाँ पे विकर्ण पे सभी अवयव कैसे हैं, समान है। तो बस जो आपका अब सबसे पहले किसी आव्यूह को अदिश आव्यूह कब बोला जाएगा, कि अदिश आव्यूह तब बोला जाएगा जब उसमें क्या हो जाएंगे आपके, जब उस वह एक वर्गाव्यूह होगा और उसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो जाएंगे, समान आप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, आपका अदिश आव्यूह। तो अब यहाँ पे डिफरेंस दिमाग में बिठा के रखना कि वर्ग कौन सा है और विकर्ण कौन सा है। ठीक है, और अदिश कौन सा है। तो वर्ग आव्यूह जिसमें वर्ग आपके विकर्ण की संख्या कोई भी हो सकती है। फिर उसमें अगला विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह में भी आपका क्या, सॉरी वर्ग आव्यूह में आपकी कितनी बराबर, कोटि बराबर, और आपकी क्या कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2x2 की हो जाए, 3x3 की, तो वो अपना वर्ग आव्यूह। फिर विकर्ण आव्यूह में आपकी विकर्ण की संख्या केवल होनी चाहिए, विकर्ण पे अकेली संख्या होनी चाहिए, बाकी सब जगह 0। फिर उसके बाद अपना हो जाएगा अदिश आव्यूह। क्या हो जाएगा, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या हो जाएगा आपका,
कि आपकी विकर्ण की संख्या केवल कौन सी विकर्ण वाली संख्या ही कैसी हो जाए, आपकी सभी समान होनी चाहिए, ठीक है, एक सी होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा अपना अदिश अवयव। फिर उसके बाद आता है तत्समक, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्णों के सभी अवयव क्या हो जाएंगे आपके एक एक हो, क्या हो जाएंगे सभी अवयव एक एक हो, तो वो आपका कौन सा अवयव कहला जाएगा अपना तत्समक या विकर्ण अवयव तत्समक अवयव कहला जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको हम एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा, सबसे पहले आव्यू में हमने क्या सीखा, आव्यू में हमने सीखा आपके आव्यू कहलाता क्या है। तो हम आव्यू को हम सबसे पहले कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। आव्यू में होता क्या है, आव्यू में होते पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। आप उन्हीं पंक्ति और स्तंभों को अपन पंक्ति के इनको लिख दीजिए कुल संख्या और गुणा में लिख दीजिए क्या स्तंभों की कुल संख्या, वो क्या कहला जाएगा आपका कोटि, क्या कहला जाएगा आपका कोटि, कोटि हो गया। फिर उसके बाद हमने अवयवों की संख्या निकालना सीखी, अवयवों की संख्या क्या कहला जाएगी, कोटि को पूरा हल कर दीजिए, या अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों का क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिए, तो जो आंसर निकलेगा वो निकल आएगा आपका अवयवों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने एक व्यापक अवयव का उदाहरण पढ़ा जिसमें आपको जो आड़े में आपको डिनोट करेगा पंक्तियों को और खड़े में आपको डिनोट करेगा कॉलम को, ठीक है। तो m इंटू एन आपका क्या हो जाएगा, उसकी कोटि हो जाएगी अपनी कौन से अवयव की, अपने व्यापक अवयव की, क्लियर है। और आगे बढ़े थोड़ा सा, तो उसके बाद हमने पढ़े आपके अवयव के प्रकार। सबसे पहला पढ़ा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में आपने देखा जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव, जिसमें अगला पढ़ा हमने पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव, ठीक है। फिर अगला पढ़ा हमने कौन सा, अगला पढ़ा हमने वर्ग अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, वो अपना कौन सा अवयव कहला जाएगा, अपना वर्ग अवयव। फिर अगला हमने पढ़ा कौन सा, अगला हमने पढ़ा विकर्ण अवयव, ठीक है, अगला हमने पढ़ा विकर्ण अवयव। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव जीरो होंगे और साथ ही साथ वह अवयव होगा कौन सा, एक वर्ग अवयव होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना विकर्ण अवयव, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगला अदिश अवयव, आपके सामने अदिश अवयव, वह अवयव जिसके सभी विकर्ण के अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे, कैसे होंगे, समान होंगे, साथ ही साथ और अन्य अवयव कैसे होंगे, जीरो, और वह एक कैसा अवयव होगा, एक वर्ग अवयव होगा, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका अदिश अवयव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन गए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में एक और नई कंडीशन आ गई क्या, कि विकर्ण के अवयव क्या होंगे, समान नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, केवल क्या होंगे, एक होगा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, एक होंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपना तत्समक अवयव, ठीक है। इसके बाद हम अपना आखिरी और अंतिम प्रकार का अवयव और जान लेते हैं जो है क्या, शून्य अवयव, ठीक है, जिस अवयव में सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा शून्य अवयव कहलाएगा, ठीक है। सभी अवयव शून्य, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि ये वर्ग होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए, कुछ नहीं, सभी अवयव केवल क्या होना है, केवल एक शून्य हो तो भी वो कौन सा शून्य अवयव, सभी अवयव हो तो वो भी आपका अवयव है, ठीक है। तो अब हम एक उदाहरण के सारे अवयव को दर्शाएंगे, तो आपके लिए ये उदाहरण आपके लिए क्या है, आपका होमवर्क के रूप में आपका ये क्वेश्चन कि आपको इस वाले को आपको सभी उदाहरण में दर्शाना है कि सबसे पहले आप इससे एक स्तंभ अवयव बना के दिखाइए, दूसरा इसी की सहायता से आप क्या बनाइए, एक पंक्ति अवयव सहायता से, ये नहीं कि इसी की संख्याओं को लेके आपको बनाना है, पहला स्तंभ अवयव, ठीक है, फिर स्तंभ अवयव बनाना है, दूसरा बनाना है आपको कौन सा, पंक्ति, तीसरा बनाना है आपको इससे वर्ग अवयव, ठीक है, चौथा बनाना है आपको क्या, चौथा बनाना है अपना विकर्ण, पांचवा बनाना है आपको इससे अदिश, और छठा बनाना है आपको क्या, अपना तत्समक, ठीक है। तो बस यही आपके लिए उदाहरण, आपको ये एग्जांपल है, आपको इसका उदाहरण
बना के लेके आना है, और यदि नहीं होगा तो कल हम इसको इसी उदाहरण के साथ शुरुआत करने जाएंगे हम अपनी अगली क्लास की। तो भैया आज की क्लास में हमने एक एक चीज बहुत डिटेल से आराम से पढ़ाया है। पहली क्लास है तो इसे एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझनी थी, और यदि समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। हमने अपना भरपूर प्रयास किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल हमारे इस क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हम आपको फिर से रिशेड्यूल बता देते हैं कि रोज सुबह 7 बजे से हमारी 11th क्लास की मैथ्स और 7:45 बजे से हमारी 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी इस क्लास को समाप्त करेंगे, और यदि कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट होता है तो फटाफट आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आपके सुंदर और सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।